अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जरा हम बात करेंगे अहमद नूरानी की, जो एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने कल ट्वीट की थी। और उसमें उन्होंने बताया है कि कितनी प्रॉपर्टीज और कितनी जैसे जायदादें और दौलत जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के नाम। जिसमें उन्होंने जो थोड़ा सा मैं आपको बता पाऊँ, उसमें उनकी 99 कंपनीज हैं, 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं इंक्लूडिंग 2 शॉपिंग सेंटर्स इन यूएसए। इसके अलावा उनके बेटे ने 2 घर परचेज किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। जब ये भी उनके आसिम सलीम बाजवा साहब के बेटे ने। और इसी तरह की जो है मजीद डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर। हमने कोशिश की कि हम जो है वो अहमद नूरानी साहब को भी इस शो में ला सके। हमने उनको फोन किया, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, पता नहीं खुद ही ना उठा लिए गए हों। तो इसलिए कि इस तरह की चीजों के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। तो हम इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ हैं जी फखर यूसुफजई, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक फखर, यू। हमेशा से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक एलिगेशंस लगती रही हैं, जो कि काफी हद तक जो है वो हमारे इंडिया है और दूसरी कंट्रीज की तरफ से। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब लोग करप्ट हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो सिपाही होते हैं, जो हमारे समझे मेजर और इस लेवल पे होते हैं, वो तो बेचारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपनी जानें देते हैं हमारे मुल्क के लिए लड़ाइयों में। और बाकी सब जगह बारिश हो जाए तो पहुंचेंगे, जलजला आ जाए तो हमारी फौज जाती है। लेकिन जो ऊपर लेवल पे हमारे फौजी हैं, जो जिनके हाई रैंक है, उन पे हमेशा से करप्शन के इल्जाम लगते रहे हैं। और वो उसको कभी भी पूरी तरह से उसको झुटला नहीं पाए, उसको पूरी तरह से वो वॉश आउट नहीं कर सके। और इसी तरह की रिपोर्ट अभी हमने देखी अहमद नूरानी की। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम अपने पॉलिटिशियंस को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, उसकी खुली इजाजत है। आप उनको कुछ भी कहिए, करप्ट कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन हम अपने इदारों में होती हुई करप्शन को देखते हुए भी हमें चुप रहना होता है। अब ये बात सिर्फ आसिम बाजवा साहब की ही नहीं है। इस तरह की और भी कई रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की और भी कई चीजें हैं जो हमने अपनी इंस्टीट्यूशंस में देखा है कि करप्शन हो रही है। बिजनेसेस हैं जो दुनिया के किसी खित्ते में जो है वो फौज बिजनेसेस नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ करती है। हर चीज में हमारे यहाँ फौज घुसी है, चाहे वहां जरूरत है या नहीं है। ये मैं और आप आज बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और जो हमारे खैर खा हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो मेरे ख्याल है पसंद नहीं करेंगे कि हम इतना रिस्क लें। लेकिन कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है इंसान को। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू। और नो डाउट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटेबिलिटी शुड बी फॉर एवरीवन, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि आप एक अच्छी सोसाइटी को बना दें, तो उसमें अकाउंटेबल हर किसी को होना चाहिए। मैं हूँ, आप हो, या कोई बड़ा हो, छोटा हो, मतलब सब हो। कोई इदारे का किसी भी इदारे से कोई ताल्लुक रखता हो, तो अगर वो अकाउंटेबल होगा तो उससे वो इदारा भी बहुत अच्छा होगा, फ्लैरिश होगा। लोगों में जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगी। बाकी जो उसके आउटसाइड लोग हैं, जिस तरह मेरे और आपकी तरह के लोग हैं, तो यकीनन उनको भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली स्टोरी है अहमद नूरानी साहब जो द न्यूज में काम करते हैं, और फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, उसके ऊपर रात को ये स्टोरी पब्लिश हुई। और खैर मैंने उसी टाइम जैसे ही मतलब ये पब्लिश हुई मुझे नजर आई, तो मैंने उसी टाइम उसको पूरी स्टोरी पढ़ ली। तकरीबन 3-4 पेज की स्टोरी है और बड़ी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब हैं, रिटायर्ड हैं, तो उनकी फैमिली के हवाले से, उनकी मिसेस के हवाले से, उनके बेटों के हवाले से, उनके भाइयों के हवाले से, 5 भाई हैं ये लोग।
और गालिबन रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है। 1957 में इनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे। डॉक्टर मतलब एक हॉस्पिटल में उनको काम मिला था, और उसके बाद मिल्लत हॉस्पिटल के साथ भी उन्होंने सर्व किया इनके बाजवा साहब के फादर ने। और फिर 1990 में इनके एक भाई यूएस गए, और 2002 में गालिबन इनके 2 और भाई या एक भाई और शिफ्ट हुआ यूएस। और बाकायदा जो पिज्जा वहाँ का बड़ा मशहूर पिज्जा, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं चीजें शेयर कर सकता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ, तो वहाँ का बड़ा मशहूर पिज्जा जो वो है क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ी आउटलेट है पिज्जा की। तो उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर बाकायदा ये उसके ट्विटर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यार इनके जो भाई थे वो हमारे हाँ एक छोटा सा काम करते थे, लेकिन आज वो अपने फ्रेंचाइजेस के मालिक हैं अराउंड द यूएस, और नॉट ओनली इन द यूएस बट यूएस के अलावा 4 और कंट्रीज भी ऐसे हैं जहां पर इनका बिजनेस है, और बड़ा फ्लैरिश किया है उस बिजनेस ने। पाकिस्तान में भी इनका कारोबार है, टेलीकम्युनिकेशन में है, प्लस प्रॉपर्टी जो जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं उसमें है, और एक दो चीजें और है जहां पर सॉरी इसमें एक और बिजनेस है इनका आरजू, जिसमें ये बाकायदा जिसको हम कहते हैं कि लोगों को बाहर भिजवाया जाता है, जिस तरह क्या कहते हैं उसको, मेन पावर का एक बिजनेस है। जिस तरह मतलब ये गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लोगों को वो वहां पे भिजवाती है। हमें इस पे इतराज बिल्कुल भी नहीं है कि इनके बिजनेसेस इनके बच्चे भी कर सकते हैं, इनकी मिसेस भी कर सकती है, इनके भाई भी कर सकते हैं। किसी को मैंने नहीं ख्याल कि किसी को राइट है कि वो ये सवाल उठाए कि इनके भाई कारोबार क्यों करें, क्योंकि उनका इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान आर्मी से, इनके भाई का है। लेकिन सवाल उठ कहां पे रहा? सवाल यहां पे उठ रहा है कि इनसे कहां पे फवायद उठाए, ये एक असल क्वेश्चन ये है। बाकी किसी को कोई इतराज नहीं है अगर किसी का मतलब किसी इदारे को सर्व करता है, मतलब इस तरह के इदारे को वो जनरल है, वो कर्नल है, वो कोई और इदारे में मतलब किसी ने अगर सर्व किया है, वो जज रिटायर्ड हो सकता है, किसी जज का बेटा हो सकता है, वो बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर उसकी जो जो पावर है, जो अथॉरिटीज है उस बंदे की, अगर उसको इस्तेमाल करके कर रहे हैं तो मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये मतलब लॉस के खिलाफ है। तो ये चीजें ये यहाँ पे पॉइंट उठ रहे हैं। और इन्होंने अभी जो जून में एक जिसे कहते हैं कि एक डिक्लेरेशन दी है बाजवा साहब ने एज ए स्पेशल एडवाइजर, जब ये प्राइम मिनिस्टर के गए तो इन्होंने ओथ में लिखा है, इनसे पूछा गया, एक पोर्शन है वहां पर कि आपकी वाइफ का कोई कारोबार या आपका फॉरेन कैपिटल, वहां पे कोई फॉरेन बिजनेस, तो इन्होंने वहां पे नील लिखा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें अगर मतलब पिक्चर्स इसकी मैं दिखा सकूं, आवर ट्राई माय लेवल बेस्ट, कि मतलब ये मैं सारी चीजें और कुछ चीजें आगे पीछे शायद मैं मतलब बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी और बहुत सारी चीजें तो इकट्ठी वो नहीं हो सकती। तो इन्होंने जिस वक्त ये साउदर्न कमांड के हेड कर रहे थे, तो उस वक्त इनके जो बिजनेसेस थे वो बहुत ज्यादा फ्लैरिश कर गए थे, और दैट वाज राउंड अबाउट 52.2 मिलियन यूएस डॉलर। मतलब ये बहुत ह्यूज अमाउंट है कि वहां तक इसकी वर्थ पहुंची। 53 पिज्जा फ्रेंचाइजेस हैं, जिसकी जो मतलब इस वक्त की एस्टिमेटेड वर्थ है दैट इज मोर देन 16 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके अलावा 19 कंपनीज इन द यूएस, 2 इन पाकिस्तान, 4 इन कनाडा। ये मतलब ये वो डिटेल्स हैं जो इनकी कंपनीज काम कर रही है। और 2009 से 2011 तक, 2012 से 2016 तक, 2017 से 2020 तक, क्योंकि ये जनरल साहब जो थे मुशर्रफ साहब के बड़े करीब थे, तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत सारे फवायद उठाए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अगर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो अभी रिसेंटली जकार्ता में जो पाकिस्तानी एम्बेसी सेल हुई थी, वो भी एक पुराने फौजी थे जिनको मुशर्रफ साहब ने सपोर्ट दिया। मुशर्रफ साहब की मदद से उन्होंने वो एम्बेसी जो सेल हुई थी, जिसका बड़ा अभी 2 दिन पहले चर्चा हो रहा था, तो वो भी आपको याद होगा कि वो भी शायद एक्स आर्मी मैन ही थे।
वो जनरल साहब, बिल्कुल वो भी मुशर्रफ साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड थे और उन्होंने जकार्ता में अनवर हुसैन साहब, जनरल अनवर हुसैन तालिबान उनका नाम है। ही निकले थे ना, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। क्या चीज? वो भी आर्मी में ही थे पहले। एग्जैक्टली, एक्स आर्मी मैन थे, बिल्कुल। उसको इसी वजह से तो मतलब लगाया गया था वहां पे, मुशर्रफ साहब ने इसीलिए तो लगाया था कि वो रिटायर्ड आर्मी, उसके दोस्त भी थे और रिटायर्ड थे, जनरल थे, नो डाउट अबाउट दैट। और उन्होंने उसको जब सेल आउट किया तो वहां एक फर्स्ट सेक्रेटरी थे वहां पे फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो उन्होंने ये रिपोर्ट जो है जकार्ता से इस्लामाबाद को भेजी, फॉरेन मिनिस्ट्री को। और उस वक्त उसको बेचारे को वो एसटी बना दिया गया, यानी उसको डिमोट कर दिया गया इस वजह से कि आपने ये बात क्यों की कि ये गलत। तो ये तो एक स्टोरी नहीं है आरजू, मतलब ये तो शायद अगर आप एक एक पेज उठाएंगे तो उसके पीछे नीचे से 10-10 स्टोरियां आपको इस तरह के तरीके से मिलेंगे। ये कोई एक नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, और न ये एक स्टोरी हो सकती है। मसला सिर्फ हमारा ये है कि जब आप सवाल उठाते हैं, आप पूछते हैं, तो ये चीज बहुत बुरी समझी जाती है हमारी, अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी समझी जाती है। शायद मैं कहता हूं कि साउथ एशिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान में मुझे यकीन है कि शायद साउथ एशिया में हम टॉप पे हैं इस चीज के हवाले से। सवाल उठाने पे तो आपको ही उठाया जा सकता है, अगर exactly. आप सवाल उठाएंगे आपको उठा लिया जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि फौज का काम बॉर्डर पे रहना होता है, फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना होता है। अगर कोई जलजला या सैलाब आए उस वक्त, इस सूरत में या किसी और प्रॉब्लम में फौज आती है और मदद करती है। लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने हर जो आपका सिविल इदारे भी हैं वहां पे आपने फौजी को लगा रखा है। जो फौजी रिटायर होता है आपने उसको कभी पीटीवी में, कभी स्टील मिल में, कभी पीआईए में, कौन सा इदारा नहीं छोड़ा इन्होंने जहां इन्होंने पुराने फौजियों को ना लगाया हो। क्यों इतना ज्यादा फौज का अमल दखल पाकिस्तान में नजर आता है? और फिर करप्शन, फौजी फाउंडेशन, पैम्पर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, सारे वक्त जो है वो फौज ही फौज पाकिस्तान में नजर आती है हर जगह पे। और अब करप्शन कर रही है तो करप्शन पे आप बोल नहीं सकते। मैं दोबारा कहूंगी, जो हमारे छोटे सिपाही हैं, जो हमारे छोटे रैंक के जो सिपाही हैं और फौजी हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हाई लेवल की बात हो रही है। एक एयर मार्शल साहब को आप भी जानते हैं, जिन्होंने वो जब आप फ्लाइट पे जाते हैं तो वो रैपिंग जो होती है वहां पे प्लास्टिक की, उसके ऊपर उनका स्कैंडल बना था और विद इन 2-3 डेज वो स्कैंडल बिल्कुल गायब हो गया मीडिया से। आरजू देखें, हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे सारे लोग, बहुत सारे जनरल्स हैं, रिटायर्ड हैं, वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ा साफ सुथरा कैरियर भी उनका रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे इस एक बड़ा, जिसे कहते हैं प्राइम इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है। 7-8 लाख लोग वहां पे काम करते हैं, उसमें नीचे तो खैर मतलब ना होने के बराबर में कहूंगा, छोटी मोटी चीज हो जाती है, वो शायद यूएस में भी होती होगी, जो बड़ी सिविलाइज नेशंस हैं वहां पे भी छोटी मोटी। अगर सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये है कि अगर 200 में से 4 लोग भी निकल आते हैं तो वो पूरे इदारे को खराब कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। मैं अक्सर मेरा मतलब जब बैठना होता है हमारे इन इदारों के लोगों से, बेशक वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो अभी, तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि सर बात ये नहीं है, आप लोगों को अगर लाजमी सी बात है, आप गोली के सामने आप खड़े होते हैं, मैं नहीं खड़ा हूं। बिल्कुल मैं आपकी इसकी बड़ी मतलब जिसे कहते हैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं इस बात की। बॉर्डर पे आप खड़े हुए हैं, ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ, वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ हमले भी होते हैं, हमारे बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, बड़े सारे मसाइल हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस पे सवाल, लोग आज बजट के ऊपर सवाल उठाते हैं कि हमारे फौज का बजट जो है 1200 अरब है, 1400 अरब है। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने आपके शो में भी शायद ये बात कही हो कि 1200-1400 अरब का कोई मामला नहीं है भाई। आप अगर एक फौज रखते हैं, प्रोफेशनल फौज आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, ये सीधी सी बात है, ठीक है। हमारा कंसर्न जो बेसिकली है वो इस तरह के लोगों से है। अभी कुछ अरसा पहले जब इन्होंने डिक्लेरेशन जमा की थी एसेट्स के ऊपर, सारे लोगों को कहा गया था कि आप जमा करें, तो जनरल आसिम बाजवा साहब ने भी जमा की। वहां पे इन्होंने अपनी एक V8 की कीमत 30 लाख रुपए ली। आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था 3-4-5 दिन तक, वो ट्रेंड चलता था। यार
हम इस मुल्क में रहते, क्या हमें नहीं पता कि यार एक गाड़ी की कीमत इस वक्त महरान सबसे छोटी गाड़ी है पाकिस्तान में, जिस तरह इंडिया में मारुति सुजुकी है 800 सीसी की गाड़ी है, वो भी अब तो बंद होना मतलब बनना बंद हो गई है 2018 में, लेकिन उसकी भी जो मतलब आप शोरूम से निकालते थे तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए से कम नहीं थी, सबसे मामूली गाड़ी की मैं बात। अगर आप होंडा सिटी लेते हैं तो कम से कम कीमत भी उसकी इस वक्त अगर आप लेंगे तो 25 से 28 लाख। तो मुझे ये बता दें कि यार V8 2016 मॉडल की फुल ऑप्शन के साथ 30 लाख रुपए में किस दुनिया के मुल्क में मिलती है? मैं कहता हूं पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज्यादा है गाड़ियों के ऊपर, जहां टैक्सेस नहीं है मुझे नहीं लगता कि शायद जापान में भी ये कीमत होगी 30 लाख रुपए में, कहां होगी 30 लाख रुपए की V8? तो जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, आप अपने आप को खुद गंदा करने की कोशिश करते हैं। यार अगर आपके पास है, चुप नहीं सकती चीजें, चुप इसलिए नहीं सकती, ठीक है आप मुझे चुप करा देंगे, आरजू को चुप करा देंगे, अहमद नूरानी को चुप करा देंगे, फखर दुरानी को चुप करा देंगे, सलीम साफी को चुप करा देंगे, हामिद मीर को चुप करा देंगे, या किसी और XYZ को, मैं बहुत सारे लोग किसी को चुप करा देंगे, करा दिया आपने, ठीक है भाई चुप हो, हम चुप हो गए, हम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो चीज चुप से कहीं ना कहीं से वो चीज निकलती है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यहाँ के हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काम नहीं करते, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी है, अल जजीरा है बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकालता है, DW है बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकालता है, न्यूज़वीक के लोग काम करते हैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकालते हैं, DW उर्दू है, इंडिपेंडेंट उर्दू है, BBC उर्दू है, बड़ी बड़ी स्टोरीज वो निकाल के और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा लेते हैं और उनके ऊपर उनके पैकेजेस भी बन जाते हैं। तो ये चीज छुपने वाली नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमें इसके ऊपर हमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आपने अगर डिक्लेयर कर दिया कि आपकी वाइफ कोई बिजनेस नहीं करती, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी आपकी वाइफ जो है उसके पास अच्छा खासा बड़ा शेयर है उन कंपनीज का जो आपके भाई आपके बेटे रन करते हैं, आप कैसे ये डिक्लेयर करते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके बेटे या कोई आपके भाई अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी बाकायदा लीगल पार्टनर है आपकी वाइफ जेबा मिसेस जो बाजवा, अगर वो है तो आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि नहीं? आपने कहा कि मेरा बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या आपके बेटों का बिजनेस आपका नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं कि आपका नहीं? और जो दूसरी चीज, इनका जो बिजनेस फ्लैरिश किया है वो बाकायदा उसका ग्राफ आप देख लें, 2019 में वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, लेकिन वहां तक फुली ये ऊपर की तरफ। आपके वजह क्या है? अगर आपके ख्याल से नैब को इन्हें भी तलब करना चाहिए, नैब को इनसे पूछना चाहिए मनी ट्रेल दो, देंगे ये? कभी नहीं देंगे। देखें बात सुने मेरी, जब इनका चल रहा था ना कि ट्रेंड चल रहा था कि बाजवा साहब मनी ट्रेल, तो बहुत 4-5 दिन ये ट्रेंड चलता रहा और बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रेंड चला, ठीक है। फिर बीच में से मतलब खामोशी हो गई, अब दोबारा से ये स्टोरी जो है इनके हवाले से, इनके एसेट्स के हवाले से दोबारा अहमद नूरानी साहब को मैं क्या कहूँ, मतलब मैं सैल्यूट ही कर सकता हूँ इस आदमी को कि बड़ा मुश्किल काम है भाई, सीधी सी बात है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए लेकिन किसी में जरूरत नहीं है आरजू ये बात करने की, इस चीज के ऊपर बात करने की, ठीक है, या इस तरह की स्टोरी करने की, जो मर्जी कह दे लेकिन किसी में नहीं है। उस बंदे ने जैसे भी की, जो भी की, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारी चीजें सच हो, सारी सच नहीं हो सकती, मतलब कुछ इसमें भी कोई मतलब लूप होल्स होंगे 100% होंगे, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जिसकी पर्दादारी है। अगर 50% भी सच है फखर, तो शर्म आनी चाहिए। अगर 50% भी सच है यार देखें आरजू, देखें 50 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो या 100 हो, एक चीज है, आपको बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स ने ये बात की कि भाई आप आके क्लियर करने अपनी पोजीशन को, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, न कि आपकी इज्जत घटेगी, कोई इज्जत कम नहीं होती। यार मेरे पास कुछ है, मैं अगर कहता हूँ कि यार ये मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, ये मुझे मिला था, गिफ्ट मिला था या मैंने परचेज किया था या वट एवर थिंग, इससे क्या हो जाएगा? कोई इज्जत इससे मेरी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। अगर कोई मुझसे सवाल उठाता है कि भाई ये आपके पास कैसे आया, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये इस तरीके से आया है, ठीक है भाई। अब उन्होंने सवाल, अगर मैं कोई जिसे कहते हैं कोई ऐसी सीट पे बैठा हूं, ऐसी सीट पे बैठा हूं जहां पे मुझे पूछना बनता है, तो मुझे अगर किसी ने पूछा तो मुझे उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि
उस इदारे की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए मुझे कह देना चाहिए कि भाई ये मेरे पास ये चीज है, ये मेरे लिए है, ये मेरे बेटों ने ना फकर ऐसा नहीं होता, वाकई क्लियर नहीं करते, बल्कि जिस बेचारे जर्नलिस्ट ने ये बात की और हुई होती है, जिसने रिपोर्ट दी होती है, वो छुपता फिर रहा होता है। हम चलते हैं फकर दूसरे टॉपिक की तरफ अपने। इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया जिसको कि इमरान खान और कामरान खान के घर वालों ने भी नहीं देखा। वो इतना ज्यादा डिक्टेट किया हुआ, इतना ज्यादा बताया हुआ, इतना अपनी मर्जी का, इतना ज्यादा जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ बूट पॉलिशिंग वाला इंटरव्यू था कि वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके बाद कल दोबारा उन्होंने कहा भाई कुछ सफाई देनी चाहिए, मुझे कुछ और कहना चाहिए। लोगों ने कहा होगा, पार्टी में है 2-4 लोग जो बोलते हैं। तो कल उन्होंने दोबारा ARY पे, अच्छा ARY भी इन्हीं का चैनल, मजे की बात ये कि इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये शाहजेब खानजादा के सामने बैठते, ये गए, या फिर ये मुबश्शिर जैदी और वसतुल्ला खान साहब के सामने बैठते। ये गए और जाके इन्होंने ARY पे फिर दोबारा से अरशद शरीफ को एक इंटरव्यू दिया, जो कि ऑलमोस्ट उसी तरह से था, थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि पॉलिश वॉलिश करके थोड़ा सा उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। लेकिन वहां पर भी जो है, आप क्या समझते हैं कि कोई बात ढंग की हुई है, कोई बात ऐसी हुई है जिसको सुन के कोई हौसला आया? देखिए आरज़ू, मैंने पूरा इंटरव्यू तो 2 घंटे का गालिबन इंटरव्यू था, बीच बीच में से मैंने कुछ देखा और कुछ पॉइंट्स मुझे मिले उस इंटरव्यू में से। मतलब 2-3 चीजें थी। एक तो IPPs के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी अभी पिछले महीने, उस हवाले से पूछा गया। इसके अलावा जो कश्मीर इशू है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात है, इसके हवाले से पूछा गया। उसके साथ साथ जो है वो करप्शन के हवाले से सवालात हुए। मियाँ साहब के कैरियर के हवाले से सवालात किए गए कि भाई मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हुई। मुस्तकबिल के बारे में बातें हुई, आप प्राइम मिनिस्टर, शुरू से आपने सोचा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या जो भी था, खैर। लेकिन एक जो IPP वाला सवाल था, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, 1992 या 93 में बेनजीर शहीद साहिबान ये मुआहदे किए थे और ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ था। इस पे मैं कहता हूँ, मैं मतलब आई विल रियली अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट, जैसे भी इन्होंने किया, एक चीज कम से कम एक स्ट्रीमलाइन कर दी। उनको बाकायदा पेमेंट होती थी। अगर आपने 200 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया हुआ है, आप 200 मेगावाट बना रहे हैं या नहीं बना, लेकिन आपको 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के हर महीने डॉलर्स में, उसके ऊपर इन्होंने खैर वर्कआउट किया और मतलब इन्होंने उसको, मैं कहता हूँ, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, कंक्लूड किया उसको। उसके अंदर चाइना की कंपनीज थी, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया है। सिर्फ पाकिस्तानियों ने तो नहीं धोया, और कंट्रीज के भी थे, शायद टर्की वर्की का तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन चाइना की बहुत सारी कंपनीज थी इसमें। वो रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि सर वो रिपोर्ट पब्लिक होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक नहीं होगी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 महीने पहले इसी हवाले से एक, पता नहीं मुझे अब याद नहीं है कि आपके शो में बताए थे, आपसे भी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि वो इनको एक कॉल आई है चाइना से या चाइनीज एम्बेसी से कि भाई ये रिपोर्ट नहीं पब्लिक होनी चाहिए, इसमें हमारी कंपनीज है उनकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के और कंट्रीज में भी काम करते हैं। तो वो रिपोर्ट इन्होंने रात को भी इन्होंने कहा कि भाई उसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक की कंपनीज थी, तो अगर वो हम करेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए हमने उनको वो कर दिया, हमने उसको पब्लिक नहीं होने दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई अगर उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो अगर वो करप्शन करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, तो उस रिपोर्ट को आप पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके वो दोस्त जो हैं वो इस बात पे नाराज हो जाएंगे। हालांकि करप्शन उनको आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हुई है, आपके लोग भी इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ वो नहीं होंगे, तो आप उसको पब्लिक कर देते और उनको कह देते कि भाई इस तरह की चीजें आपकी भी, मतलब कोई कायदा कवानीन है, चाइना के भी होंगे, बाकी अगर हमारे दोस्त ममालिक है दुनिया में, तो उनके अपने मतलब लॉज हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग चलते हैं। सऊदी अरेबिया का लॉ है वो मतलब जो मुख्तलिफ सजाएं हैं उनकी, मुख्तलिफ सख्त किस्म की सजाएं हैं आजू उनकी, उसके ऊपर बहुत दफा बेगुनाह लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाता है। यकीन करें
प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो लोग कहते हैं यार हमारा कानून, वो नहीं छोड़ते। बेगुनाह लोग होते हैं, मतलब ड्रग्स में, मुख्तलिफ चीजों में, मतलब उनको सजाएं, बड़ी बड़ी सजाएं हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर ये चीज थी आप, लेकिन मसला ये होता है हम इन्हीं चीजों की वजह से आरजू हम आगे की तरफ नहीं जा रहे होते, हम रिवर्स हमारा चल रहा होता। हमारी हमारी जो हालत है ओवरऑल, अगर दुनिया में हम देख लें या पाकिस्तान के अंदर हम देख लें, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हम क्या करते हैं, अच्छा ये मेरा रिश्तेदार है इसको बचाना है, ये मेरा दोस्त है मैंने इसको बचाना है, ये दोस्त मुल्क का है इसको बचाना। इनको बचाते बचाते बेड़ा किसका गर्क हो रहा है, इस मुल्क का, इस मुल्क के आम आवाम का जलील उन्होंने होना है। जो 10 रुपए यूनिट बिजली हमें मिलती थी, अब 25 रुपए यूनिट हमें। ये मुझे फखर लास्ट में ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे चाइना, तो उन्होंने आके कहा कि जी चाइना और भारत की जंग होने वाली है सर्दियों में, और उसमें हमने ये बात करने गया था कि उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो वैसे मुझसे आपको भी मालूम है, आप भी जाते रहते हैं इंडिया, एक तो इंडियन टीवी वालों को पता नहीं क्या है ना, हर बात पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद वो आपने शोले तो देखी होगी, तो किसने नहीं देखी शोले, मैंने तो 50 बार देखी है, हर हफ्ते देखती हूँ। तो उसमें वो सुरमा भोपाली का एक सीन था ना, जिसमें वो कहानी सुना रहे होते हैं कि जी मैंने जय और वीरू को ऐसे पकड़ा, और फिर वो आ जाते हैं तो कहते हैं यार, वो मुझे कभी कभी अपना आप और अपने बाकी पैनलिस्ट ना वो शोले के उस सीन जैसे लगने लगते हैं जब इंडियंस हमसे सवाल पूछते हैं, जो मैं तुम्हें कहती हूँ कि एक तो ये हमें बुला लेते हैं और 100 झूठ हमसे बुलवाते हैं बिठा के हमें, कि हम कैसे डिपेंड करें। तो मुझे ये बताएं कि भाई हमारा क्या रोल होगा अगर चाइना और भारत की जंग होती है, तो पाकिस्तान ये पूछने गया कि हमारा भाई हमारा रोल वही होगा जो गुलाम का होता है, हम चाइना के गुलाम है, जो चाइना हमें कहेगा हमारा माई बाप हम कहेंगे जी 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 जी। तो लेकिन आपके ख्याल से क्या रोल होगा, और क्या यही बात करने गए थे या कुछ और बात करने गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब? आज एग्जैक्ट यही सवाल कल इंडिया के TV9 पे समीर अब्बास का शो था, तो उसने यही क्वेश्चन किया था मुझसे कि यार आप के गए हुए थे। तो मैंने कहा नहीं, पहले तो आप लोग कहते थे कि यार पैसे मांगने गए थे कटोरा लेके, तो मैंने कहा कि वो तो पैसे मांगने गए थे, लेकिन और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, पैसों के साथ साथ और भी 100 काम इंसान को पढ़ सकते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात भी है, वो जो भी यार उसके पीछे मतलब पसे पर्दा कुछ भी है वो एक अलग बात है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं, एक हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि यार आपका मीडिया ये कह रहा है कि यार जंग, तो मैंने उनका 3 दिन पहले इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, मैंने कहा शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, पाकिस्तान में सारे टेलीविजन ने टेलीकास्ट किया। उसमें इन्होंने कहा था कि यार अगर अगर जंग होती है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो मैंने कहा यार बात यह है कि पाकिस्तान के पास तो अगर अमेरिका का 40 साल साथ दिया है और अपने मुल्क को बर्बाद किया है, तो मेरे ख्याल में चाइना का तो देगा ही देगा, जो मर्जी हो जाए। लाजमी सी बात है, यहाँ पे तो 2 बातें हैं, वहां पे तो चलो रशिया था, रशिया का तो ना हमारे साथ कोई बॉर्डर था, न कुछ था, न कुछ था, खामखा का जिहाद का नाम देकर और हमने पता नहीं हजारों लाखों लोगों को मरवाया, अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान में भी, और इस रीजन को दोजख बनाए रखा इस नाम पे कि यार जिहाद हो रहा है। और वही अमेरिका था, फिर उसके बाद उसने उस जिहाद को कुछ और रंग दे दिया, टेररिज्म या जो भी उसको था वो नाम दे के, और आज उनके मुज़ाकरात हो रहे। तो मैंने कहा यहाँ तो चीजें पाकिस्तान को दो, वो एक चीजें हैं, चाइना के साथ दोस्ती है और हिंदुस्तान के साथ भाई बचपन से लेकर और 55 तक यही पढ़ाया जाता है कि हमारा दुश्मन। तो जब आपका वो दुश्मन है और आपका वो दोस्त है, तो यहाँ पे तो कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूँ अगर शाह महमूद कुरैशी नहीं भी कहेगा, तो मेरे ख्याल में मैं ये कल भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान खड़ा रहेगा उनके साथ। उसकी बहुत सारी वजूहत है, ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक मतलब आपके रिलेशनशिप हैं उनके साथ, और इसके अलावा बहुत सारी मजबूरियां भी आरजू, ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी होती, क्योंकि अमेरिका का भी आपने इसी वजह से तो साथ दिया कि अपने मुल्क को आपने बेड़ा कर करके रख दिया। लेकिन वही अमेरिका आज भी आपको कहता है डू मोर डू मोर डू मोर, अपने ऐसा काम। आप फकर अगर आप किसी से पैसे लेंगे, आप किसी से इस तरह से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा रिटर्न में, तो ऑब्वियसली वो आपको अपनी मर्जी से चलाएगा। अमेरिका ने भी यही किया था, आप हर वक्त IMF के सामने कटोरा लेके खड़े रहते थे, तो जाहिर है आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया, फिर उसने कहा डू मोर, और ये वो जो भी उसने कहा वो इन्हें करना पड़ा। अब यही चीज ये दोबारा दोहरा रहे हैं
चाइना के साथ। अब चाइना जो भी इनको कहेगा इनको करना पड़ेगा, ये इनकार करने की पोजीशन में रहते नहीं है। जो गवर्नमेंट आती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, 2 दफाएं 4 दफाएं जितनी बार आए, चाहे किसी की भी हो, वो कहते हैं हम कटोरा तोड़ देंगे, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये फिर वहीं पहुंच जाते हैं, ये फिर वही कुछ करते हैं। और सेम यही चीज इमरान खान साहब ने भी आने से पहले ऐलान किया था, मगर आज आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक और भी है जो मुझे नजर आ रही है, जो हमारे साथ 40 साल पहले हुआ था अमेरिका के हाथों, यकीन करें मुझे वही लग रहा है कि इस वक्त वो हिंदुस्तान के साथ। कल भी रात को भी मैंने ट्विटर पे लिखा था, बल्कि आज सुबह मैंने कहा ये जंग हिंदुस्तान और चीन की नहीं है, ये जंग अमेरिका और चीन की है। बीच में हम कुर्बानी के बकरे हैं, तो एक पाकिस्तान है और अल्लाह ना करे कि एक हिंदुस्तान हो उस तरीके से जो हमने भुगता। उसकी वजह यह कि अमेरिका डायरेक्ट चाइना तो नहीं आ सकता ना, वो दूर है, ना कोई बॉर्डर है, ना कुछ है, ना कुछ है, कैसे आएगा? किसी न किसी थ्रू आएगा। अफगानिस्तान के रास्ते आ सकता है, पाकिस्तान के रास्ते आ सकता है, हिंदुस्तान के रास्ते आ सकता है, या ताइवान के साथ अगर कोई उनके हो जाए तो ये रास्ते हैं उनके पास। बाकी ईरान के साथ उनकी नहीं लगती। कतर भी मतलब चाइना से इतना करीब नहीं है, कतर में उनका मेन बड़ा मतलब वो अड्डा है, उसके बावजूद भी। लेकिन हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त कि वो चाइना के खिलाफ मतलब अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसका नुकसान एट द एंड में अक्सर मुख्तलिफ फोरम पे ये बात करता हूँ, उसका नुकसान इन दो ममालिक को उठाना पड़ेगा। शायद चाइना को उठाना पड़ जाए, लेकिन इतना ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि चाइना के इस तरफ जो बॉर्डर है उस पर इतनी पॉपुलेशन नहीं रहे। चाइना के उस तरफ जो इलाके हैं, बीजिंग है या दूसरे जो मतलब इलाके, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी उस साइड पे रहती है। तो इस साइड हमारी तो है, पाकिस्तान की भी है, हिंदुस्तान की भी बेताजा पॉपुलेशन मतलब रहती है। तकरीबन 130 करोड़ आबादी का इतना बड़ा मुल्क है, 22-23 करोड़ आबादी पाकिस्तान की है, तकरीबन 150 अरब की आबादी चाइना की भी है। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन उधर से दूर है, अगर हम देखें बॉर्डर के, हमारे करीब है, हम दो ममालिक के करीब। तो ना अमेरिका का कुछ जाना है शायद इतना, चाइना का हो सकता है इकोनॉमी को नुकसान हो जाए, बाकी जानी नुकसान मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि मरना ही नहीं है। क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट किसी को नहीं वो टांग अड़ाता, किसी न किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाता। वो बेशक इराक के खिलाफ सऊदिया के कंधे पे हो, इराक के खिलाफ ईरान के कंधे पे हो, या मतलब रशिया के खिलाफ पाकिस्तान के कंधे, और अभी चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान। बिल्कुल ठीक पकड़ आपने कहा। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान और भारत दोनों को ये सोचना होगा कि इनको आपस में लड़ा के फायदा किसका हो रहा है, असला किसका बिक रहा है, कौन हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कौन प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा, कौन उसी हालत में, गुर्बत की हालत में। दोनों कंट्रीज में लोगों की हालत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में बहुत अच्छी है या पाकिस्तान में अच्छी है, एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। तो वो दोनों जगह जो है, अगर हम लड़ते रहेंगे और इस बात को नहीं समझेंगे, जैसे वो आप खुद कह रहे हैं कि चाइना के साथ लड़वा के अमेरिका का फायदा है, भारत का कोई फायदा नहीं, भारत का नुकसान ही है। जैसे हम पढ़े थे इनकी अमेरिका के वॉर में, और हमारा हजर हमें देख के सबक ही सीख ले भारत, और उसमें से निकलने की कोशिश करें, जो अभी जिसमें ये जाते जा रहे हैं। अभी अक्टूबर का कहा जा रहा है, लेकिन अक्टूबर दूर है। अगर ये थोड़ी सी अक्ल से काम लें तो ये अपने आप को बचा सकते हैं, पूरे रीजन को बचा सकते हैं इस चीज से। क्योंकि अगर भारत में होता है तो पाकिस्तान भी उससे अलग हटके नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और जबरदस्ती में जैसे होता है, चाहे जबरदस्ती हो या अपनी मर्जी से हो, चाइना का साथ देना पड़ेगा, और फिर एक नया जिसे कहते हैं महाज खुल जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फकत कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो हम उस पर, हमें बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने मंदिर की बात करनी छोड़ दी है, तो हम बिल्कुल मंदिर की बिल्कुल अपडेट्स भी देंगे, और एक नया बिल जो आप बता रहे थे हम उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल है कल हम वो वीडियो रिलीज कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया फगत, थैंक यू सो मच।